हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब टू डिजिटल जी के क्लासेस और साथ में ही बेल आइकन भी दबा लें सो दैट जो यहाँ पर रेगुलर क्लासेस होती है मैथ की उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। सो टिल नाउ वी हैड डिस्कस टिल क्वेश्चन नंबर 110। सो टुडे वी विल डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 111। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि यदि a प्लस बी अपॉन सी इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू के, तो के का मान पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन में, आप जितने भी वैल्यू अलग अलग दे रखी है ना सबको क्या करिए के इक्वल कर दीजिए। ठीक है, सबको के इक्वल करके आप एक इक्वेशन बना लीजिए। मतलब क्या है कि a प्लस बी अपॉन सी इक्वल टू के दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू सी के। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्या दे रखा है, ये वाला b प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू के दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b प्लस सी इक्वल टू ए के। ठीक है, थर्ड क्या दे रखा है, c प्लस ए इक्वल टू बी दे रखा है, c प्लस ए अपॉन बी इक्वल टू के है, तो ये क्या हो जाएगा आपका c प्लस ए इक्वल टू बी के। ठीक है, अब ये तीन इक्वेशन आपके पास बन गए ये। ठीक है, तीनों को आपस में जोड़ दीजिए। जब तीनों को आप आपस में ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, के कॉमन हो जाएगा, हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। सिंपल एडिशन है, इसको इसको और इसको मैंने जोड़ दिया, लेफ्ट हैंड साइड अलग ऐड हुआ और राइट हैंड साइड अलग ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ से आप क्या करिए, टू कॉमन हो जाएगा, टू कॉमन होगा तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू के ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। दोनों तरफ a प्लस बी प्लस सी अवेलेबल है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा k इक्वल टू 2, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे किया मैंने, मैंने क्या किया, जो भी ये वैल्यू दे रखी है इन सबको के इक्वल कर दिया, क्योंकि दे रखा है ना तीनों आपस में बराबर है और सारे क्या है के इक्वल है। तो यहाँ से मैंने इसको के इक्वल किया, यहाँ से एक इक्वेशन बना लिया, इसको के इक्वल किया, यहाँ से एक इक्वेशन बना लिया, इसको के इक्वल किया और इसको एक इक्वेशन बना दिया। तीनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तीनों को जब आपस में ऐड करके सॉल्व करेंगे तो के इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूछ रहा है ना कि दे रखा है कि द नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स विथ एनी थ्री ऑफ द लेंथ, ये लेंथ आपकी दे रखी है। सो ये आपसे पूछ रहा है कि कितने बनेंगे, मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि कितने पॉसिबल ट्रायंगल बन सकते हैं, जितनी भी ये भुजाएं दे रखी है ना, चार भुजाएं दे रखी है, इनसे मिला करके, इन चार भुजाओं से मिला करके आप कितने ट्रायंगल बना सकते हो। ठीक है, तो आप थंब रूल एक याद रखिए, कोई भी ट्रायंगल बनाने के लिए, ठीक है, क्या होनी चाहिए, जो दो छोटी भुजाओं का योग होनी चाहिए ना, दो छोटी भुजा का योग जो होना चाहिए वो हमेशा क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, बड़ी भुजा से। ठीक है, तभी आप ट्रायंगल बना पाओगे। मतलब मैं अगर एक ट्रायंगल बनाता हूँ ए बी और सी, और मैं ये बोलता हूँ कि सी हमारी सबसे बड़ी भुजा है यहाँ पे, तो सी क्या होनी चाहिए, छोटी होगी आपसे ए प्लस बी से। मतलब दो जो छोटी भुजाएं हैं ना उनके योग से सी हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। मतलब बड़ी भुजा हमेशा छोटी होगी दो छोटी भुजाओं के योग से। तब अगर ये कंडीशन ट्रू है तभी आप ट्रायंगल बना सकते हो। ठीक है, तो सेम यही आपका कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करना है। देख लीजिए कितने आप बना सकते हो। अब एक काम करते हैं हम, देखिए अगर मैं इस तीन को लेता हूँ 1.2 4.2 5.9, तो अगर इसमें मैं सबसे बड़ी भुजा देखूँ तो क्या है 5.9 है। ठीक है, दो छोटी भुजाएं क्या है 1.2 और प्लस 4.2, ये जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 5.4। देख रहे हैं यहाँ पे दो छोटी भुजाओं का योग जो आ रहा है 5.4 है, जबकि बड़ी वाली भुजा 5.9 है। ट्रायंगल बनने के लिए क्या होनी चाहिए कि बड़ी वाली भुजा आपको छोटी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे छोटी नहीं है, यहाँ पे बड़ी हो रही है दोनों भुजाओं के योग से। मतलब अगर इन तीनों को अगर आप ले रहे हो 1.2 4.2 और 5.9, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आप ट्रायंगल बना नहीं सकते। ठीक है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब चलते हैं दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरे में क्या हो सकता है कि आप क्या करिए ना, इसको ले लीजिए 1.2 ले लीजिए, 4.2 ले लीजिए और एक 8.1 ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे भी आप जब क्या करोगे 1.2 4.2 और थर्ड क्या है 8.1,
तो इस वाले कॉम्बिनेशन से भी ना आप ट्रायंगल नहीं बना पाओगे। क्यों नहीं बना पाओगे? क्योंकि जो 8.1 है ना, जो सबसे बड़ी भुजा होगी ये बड़ी ही होगी। आप चाहे दोनों छोटी भुजाओं को ऐड भी आप कर दोगे ना तो भी 8.1 जो होगा ये छोटा नहीं होगा। तो मतलब इस कॉम्बिनेशन से भी आप ट्रायंगल नहीं बना सकते। तो बच गया ना हमारे पास एक कॉम्बिनेशन। वो क्या बच गया? 4.2। कलर में चेंज कर देता हूँ, देखिए ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन बच गया 4.2, 5.9 और 8.1। इससे आप चेक कर लीजिए 4.2, 4.2 और 5.9 और 8.1। ठीक है, इससे देख लीजिए इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है? 8.1। ठीक है, दो छोटी भुजाओं का योग देखिए कितना, 9 2 11, 5 4 9 1 10। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे तो दो छोटी भुजा थी ना, इनका जो योग है वो तीसरी बड़ी भुजा से क्या है? बराबर है। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इससे हम एक कम्बिनेशन से क्या कर सकते हैं? ट्रायंगल बना सकते हैं। तो इतने सारे जो चार भुजाएं दे रखी हैं इसमें से केवल एक ही कम्बिनेशन ट्रू होगा। मतलब आपका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया? बेसिक प्रिंसिपल अप्लाई किया कि दो छोटी भुजाओं का जो योग होनी चाहिए बड़ी भुजा से बराबर, बड़ी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। सेम हम क्या किए? एक एक कम्बिनेशन चेक कर लिए और एक एक कम्बिनेशन हमने देख लिया कि कौन सा कंडीशन कौन सा कंडीशन ट्रायंगल के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, वो हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इससे हमारा आंसर निकल के आएगा कि केवल एक ही पॉसिबल कम्बिनेशन होगा जो 4.2, 5.9 और 8.1 आपस में मिल करके बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर है ना फ्रैक्शन का, वो एक ज़्यादा है किससे? 1 मोर देन डबल ऑफ द न्यूमरेटर। मतलब अंश के दुगुने से एक ज़्यादा है। ऑन एडिंग 2 टू द न्यूमरेटर क्या हो रहा है? एंड सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम द डिनोमिनेटर वी ऑब्टेन 1। मतलब आप जब दो न्यूमरेटर से क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो, और तीन क्या कर रहे हो? डिनोमिनेटर से, हर से आप घटा रहे हो। तो जो हमारा जो भिन्न हो जा रहा है ना वो 1 हो जा रहा है। मतलब हमको नंबर 1 मिल रहा है, तो हमको ओरिजिनल फ्रैक्शन बताना है। ठीक है, इसका हिंदी है, एक पढ़ लीजिए क्या देखा। एक भिन्न का हर दे रखा है, अंश के दोगुने से एक ज़्यादा है और अंश में दो जोड़ने पर, हर में से तीन घटाने पर जो संख्या है वह एक प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके दो तरीके हैं करने के। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। पहले तो मैं आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करना बता देता हूँ, सो दैट आप फट से आंसर निकाल लो। उसके बाद मैं आपको डिटेल सोल्यूशन बताऊंगा कि अगर ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाते हो तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालोगे। देखिए पहले तो आप ये चेक कर लीजिए कि दे रखा है कि भिन्न का जो हर है ना, अंश के दोगुने से एक अधिक है। तो देख लीजिए किसका जो हर है, किसका, इन चारों में से किसका जो हर है ना, अंश के दोगुने से एक अधिक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए पहले वाले का देखिए, क्या 9 जो है अंश के दोगुने से एक ज़्यादा है बिल्कुल है, क्योंकि 4 है अंश में, 4 दूनी के 8 प्लस 1। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ये। इसमें भी देख लीजिए हर क्या होगा? 2 का 2 गुना 4 प्लस 1 ज़्यादा, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ये सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि 1 का 2 गुना 2 प्लस 1 3 होगा, हर में 9 है, तो ये कंडीशन गलत हो गया। एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ये क्या होगा? 2 1 कम 2 प्लस 1 3, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, मतलब 3 सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक एलिमिनेट होगा। अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरे में क्या दे रखा है? दूसरे कंडीशन में दे रखा है कि अंश में 2 जोड़ने पर और हर में से 3 घटाने पर, अंश में क्या कर रहा है? 2 जोड़ने पर और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है। तब एक एक ये भी चेक कर लीजिए। देखिए अंश में क्या कर रहा है? 2 जोड़ने पर और हर में से 3 घटाने पर, ये क्या होगा? पहले में अगर करेंगे तो क्या होगा? 6/6। ये देखिए कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 1 मिल गया हमको। मतलब हमारा पहला ही कंडीशन सही हो गया, हमको बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देख रहे हैं, तो ऐसे आप एलिमिनेट करके आप आंसर खटाक से निकाल सकते थे। तो ये हुआ एलिमिनेशन टेक्निक। अगर मान लीजिए आपको एलिमिनेशन नहीं पता है तो उसको आप तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए हम क्या करिए ना, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ कि जो भिन्न है ना वो क्या है? x/y है। ठीक है, एज यूजुअल जैसे हम मान के करते हैं, मैंने मान लिया, लेट कर लिया कि हमारा जो भिन्न है x/y है। अब हमको x और y की वैल्यू निकालनी हो। कैसे निकालेंगे? हम क्वेश्चन से निकालेंगे। पहला क्या दे रखा है कि भिन्न का जो हर है ना, अंश के दोगुने से एक अधिक है। भिन्न का हर क्या है हमारे में? y। ये क्या है? अंश के दोगुने से एक अधिक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अगर एक्स और वाई को एक साइड कर लेंगे तो 2x माइनस वाई इक्वल टू -1। ये हमारा एक कंडीशन हो गया। ठीक है, देखिए तो दूसरा कंडीशन क्या दे रखा है कि अंश में 2 जोड़ने पर और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है। मतलब अंश में 2 जोड़ने पर और हर में से 3 घटाने पर आपको संख्या 1 मिलती है। तो इसको आप क्या लिखोगे? x+2 इक्वल टू y-3। तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इक्वल टू -5। ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गए, एक इक्वेशन ये, इक्वेशन 2। दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसके नीचे हम क्या कर देते हैं? पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल टू -1। इसको
क्या करिए, घटा दीजिए दो में से एक को, तो जब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये वाई से वाई कैंसिल होगा, ये कितना हो गया -x इक्वल टू -4। तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी आपका 4। ठीक है, x की वैल्यू 4 निकल के आ गई, किसी एक इक्वेशन में आप रख दीजिए तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ क्या रखा है 2x माइनस वाई इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू 4 है तो ये हो जाएगा 8 माइनस वाई इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू हो जाएगा 9। ठीक है, x 4 आ गया, y 9 आ गया, हमने भिन्न क्या मान रखा था x अपन y, तो ये हो जाएगा 4/9। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये था आपका डिटेल सोल्यूशन। क्या किया मैंने, भिन्न को मान लिया x/y, वहाँ से दो इक्वेशन बनाया जैसा क्वेश्चन में दे रखा था, उस कंडीशन के हिसाब से दो इक्वेशन बनाया, दोनों को मैंने सॉल्व किया और x और y की वैल्यू निकाल लिया, तो हमारा आंसर निकल के आ गया 4/9। तो यहाँ से मैंने दोनों तरीके से डिस्कस किया है, जैसे भी आपको समझ में आए, जैसे आप जल्दी कर सकते एग्जाम में वैसे आप निकाल सकते हैं आंसर अपना। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसको आप सिंप्लीफाई करना है, एक इक्वेशन दे रखा है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इस यहाँ पे क्या करेगा, बॉडमस का रूल लगेगा। ठीक है, बॉडमस का रूल लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये ना यहाँ पे एक नई चीज़ दे रखी है, यहाँ पे आपका दे रखा है रैखिक ब्रैकेट दे रखा है। ठीक है, मतलब इसको सबसे पहले लीनियर ब्रैकेट को आप सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 13 में 7 जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो दे रखा है ये एक्सप्रेशन वो कैसे हो जाएगा, -9 माइनस ब्रैकेट में -8 प्लस ये छोटा ब्रैकेट 24 भागे, और यहाँ पर 13 माइनस 7 कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, ये हमारा बन गया। ठीक, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, -9 माइनस ब्रैकेट में ये हो जाएगा -8, ये वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, कितना होगा 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा, 6 चौके 24। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -9 माइनस ब्रैकेट में -8 प्लस 4 है, तो ये कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो ये अंदर वाला क्या हो जाएगा -9, ये जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा +4, तो ये हो जाएगा -5। ठीक है, तो -5 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो इसको मैंने कैसे सॉल्व किया, देखिए फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, अंदर वाला जो लीनियर वाला जो ब्रैकेट दे रखा है ना, इसको सॉल्व किया, इसकी वैल्यू 6 आ गई। उसके बाद मैंने क्या किया, 24 में को 6 से डिवाइड कर दिया, तो इसकी पूरी वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, 4 आ गई। अब ये वाला ब्रैकेट पूरा आपको सॉल्व कर लेना है, इसमें -8 ऑलरेडी दे रखा है +4, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 आ गई। ठीक है, अब अंदर क्या रखा है, बाहर -9 और बीच में माइनस दे रखा है, ब्रैकेट में अंदर आ गया -4, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के +4 बन गया था, और -9 जो है उसमें ऐड कर दोगे तो +4, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से एक बार देख लीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे HCF दे रखा है A और 8 का 4 और LCM दे रखा है A और 8 का 24। यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ यह है ना कि A और 8 दो नंबर है, मतलब पहला एक A है दूसरा 8 है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसका HCF दे रखा है 4, LCM दे रखा है 24। तो सिंपल से हमको फार्मूला क्या पता है कि पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर इक्वल टू क्या होता है, LCM इंटू HCF। ये फार्मूला मैं कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, पहला नंबर यहाँ पे क्या है, A है, दूसरा नंबर क्या है 8 है, इक्वल टू LCM क्या दे रखा है 24, HCF क्या दे रखा है 4। ठीक है, तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 इंटू 4/8, 8 तरीके 24, ये हो जाएगा 12, मतलब A की जो वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी 12। ठीक है, तो 12 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि पहला नंबर A था, यहाँ पे दूसरा नंबर 8 था, तो A की वैल्यू निकाल ली थी हमने, इसी इक्वेशन में रख दिया, जो हमको फार्मूला पता है यहाँ से A की वैल्यू निकल आई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है कि एक आयताकार, यहाँ पे एक आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर दे रखा है और परिमाप 46 मीटर दे रखा है, तो खेत का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, ये आयताकार खेत है। ठीक है, इसका विकर्ण कितना दे रखा है आपको 17 मीटर, मतलब ये 17 मीटर दे रखा है विकर्ण, और इसका पेरीमीटर जो दे रखा है परिमाप वो 46 दे रखा है, 46 मीटर दे रखा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे एरिया पूछ रहा है। ठीक है, एरिया आपसे पूछ रहा है इसका। अब मैं क्या करता हूँ, ये आयत है, रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई मान लेता हूँ A है और चौड़ाई B है। लेंथ इसकी मैंने A है, लेंथ A नहीं L मान लीजिए, चलिए L है, लेंथ L कर लीजिए और चौड़ाई B कर लीजिए। ठीक है,
तो इस इक्वेशन से इसका क्षेत्रफल क्या होगा, L इंटू बी, यही आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये आपको निकालना है। और हमको दे क्या रखा है, इसका विकर्ण दे रखा है 17 मीटर। तो विकर्ण दे रखा है ना, विकर्ण 17 है। अब एक ध्यान से देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो क्या होगा, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण कितना है 17 स्क्वायर, मतलब 17 17 289। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 289। ये एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, दूसरे कंडीशन में क्या दे रखा है, इसका पेरीमीटर 46 दे रखा है। तो आप सबको पता होगा रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स L प्लस बी इक्वल टू 46। तो ये क्या हो जाएगा, L प्लस बी इक्वल टू 23। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब मैं अगर दूसरे इक्वेशन का होल स्क्वायर कर लेता हूँ, ठीक है, दोनों साइड का मैं होल स्क्वायर कर दूँ तो क्या हो जाएगा, L प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 23 का स्क्वायर। ठीक है, 23 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इधर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB इक्वल टू 23 का स्क्वायर कितना होगा, सब लोग कमेंट करिए। 3 तरीके ना, 3 दूनी का 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, 9 6 6 12 529। ठीक है, ये आ जाएगा 529। अब यहाँ पे L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB इक्वल टू 529 आ रहा है। ऊपर अगर ध्यान से देखेंगे तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना निकल गया था, 289। तो ये हो गया 289 प्लस 2LB इक्वल टू 529। यहाँ से 2LB कितना आएगा, 529 माइनस 289। इसमें से 289 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 9 में से 9 जाए 0, 12 में से 8 जाए 4, और ये जगह 4 में 2 जाए 2, 240। ये आ गया 240 आपका। ठीक है, तो यहाँ से 2LB निकल के आ गया 240। तो LB कितना हो जाएगा, 120। बस यही LB तो आपको निकालना था। आयत का क्षेत्रफल यही तो होता है, L इंटू बी, जो ऊपर दे रखा था हमने कि हमें LB निकालना है। तो यहाँ से LB हमारा निकल के आ गया। तो LB मतलब आयत का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 120 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ कैसे किया मैंने क्या किया, आयत का क्षेत्रफल आयत बनाया, इसकी लंबाई को L, चौड़ाई को B माना, विकर्ण दे रखा है 17। तो क्या होगा, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू विकर्ण का स्क्वायर। तो ये आ गया 289, एक इक्वेशन। दूसरा, इसका पेरीमीटर परिमाप 46 दे रखा है। तो हमें पता होता है रेक्टेंगल का परिमाप क्या होता है, 2 टाइम्स ब्रैकेट में L प्लस बी इक्वल टू 46। इसका मैंने क्या किया, यहाँ से L प्लस बी इक्वल टू 23 आया, तो इसका मैंने होल स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। तो ये क्या बन गया, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB इक्वल टू 529। L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मैंने पहले वाले से निकाल के रख दी, और यहाँ पे माइनस कर दिया, तो हमको निकल के आ गया LB 120। और LB क्या है, यही तो आयत का क्षेत्रफल होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 120। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 की पावर -1 और पूरे की पावर -1 किस सरलीकरण से प्राप्त संख्या क्या होगी। ऑन सिंप्लीफिकेशन 2 की पावर -1 रेज टू द पावर -1 द नंबर विल बी। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहले तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर -1 और पूरे की पावर -1। तो ये क्या हो जाएगा, मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ क्या होता है। a की पावर m और पूरे की पावर n होता है। तो क्या होता है, जो पावर होते हैं ना, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो a की पावर क्या हो जाता है, mn हो जाता है। ठीक है, मतलब a की पावर m और होल टू द पावर n है, तो पावर क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो बेस सेम रहेगा और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यही है, 2 की पावर -1 है, पूरे की पावर -1 है, तो 2 हो जाएगा बेस, और पूरे का पावर क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 का मान दिया जाएगा 2। अब 2 बताना है आपको क्या क्या है, देख लीजिए। 2 क्या है, प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। 2 एक प्राइम नंबर हो गया। क्या इवन नंबर है, बिल्कुल है इवन नंबर। क्या ये मल्टीपल ऑफ 2 है, बिल्कुल है। ऑड नंबर है, नहीं, 2 एक ऑड नंबर नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइम नंबर, इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 2, मतलब ABC आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ABC आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते थे, आपका आंसर 2 आया, 2 देख लीजिए, 2 क्या है, विषम संख्या नहीं है, तो डी गलत हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ डी है वहाँ वहाँ काट दीजिए, तो ये कैंसिल हो जाता है, आपका करेक्ट आंसर ABC हो जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूछ रहा है ना, विच वन इज करेक्ट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपसे बोल रहा है कि सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स ऑलवेज प्राइम नंबर। ये बता रहा है कि 2 प्राइम नंबर्स हैं, उनका अगर आप योग करते हो तो क्या हमेशा प्राइम नंबर होगा। देख लेते हैं, कोई एक सिंपल सा प्राइम नंबर देख लीजिए। 7 में एक ले लिया, दूसरा 11, क्या हो गया 18। 18 आपका एक प्राइम नंबर है, नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। मतलब मैंने एक प्राइम नंबर 7 लिया, दूसरा 11 लिया, दोनों का सम किया तो 18 आया। 18 एक प्राइम नंबर है, नहीं है, एक को प्राइम है, मतलब ये डिविजिबल हो जाएगा।
तो ये जो स्टेटमेंट है सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स ऑलवेज प्राइम नंबर, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। कह रहा है कि एक कंपोजिट नंबर मे बी ऑड नंबर। ठीक है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कंपोजिट नंबर मे बी एन ऑड नंबर। जैसे इसका अगर आप एग्जांपल लोगे, लेट से मैं लेता हूँ 9। 9 क्या है, कंपोजिट नंबर, ये 3 से डिवाइड होगा। तो 3 क्या है, 9, ये 9 3 इंटू 3 है, कंपोजिट नंबर हो गया। तो क्या जो 9 है ऑड नंबर है, बिल्कुल है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि ये कंपोजिट नंबर मे बी ऑड नंबर। ठीक है, तो ये हो सकता है। लिस्ट प्राइम नंबर वगैरह है, एक होता है, गलत है। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो प्राइम नंबर होता है 1 1 जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं है, उसको ना तो भाज्य बोलते हैं ना ही अभाज्य बोलते हैं। सबसे छोटी प्राइम नंबर जो होती है वो क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगा। चौथा कह रहा है कि इवन प्राइम नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी गलत है। अभी मैंने बताया जो 2 है वो एक प्राइम नंबर है, बट ये इवन है, तो ये भी गलत हो जाएगा, मतलब ये एग्जिस्ट करता है। तो आपका केवल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सेकेंड वाला, कि कंपोजिट नंबर में भी ऑड नंबर। ठीक है, एक भाज्य संख्या जो है वो विषम हो सकती है। इसका एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हो आप, 9 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का जो अंतर है 60 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताइए। और बहुभुज के अंतः और बाह्य कोणों का अंतर, अंतः कोण को आई बोल दीजिए और बाह्य कोण को ई बोल दीजिए। ठीक है, आई मतलब इंटीरियर, ई मतलब एक्सटीरियर। यहाँ पे दे रखा है ना, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स का जो डिफरेंस है वो 60 डिग्री दे रखा है। तो आपको पूछ रहा है कि नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन कितना होगा। अब देखिए कह रहा है कि बहुभुज के अंतः और बाह्य कोणों का अंतर 60 डिग्री है, मतलब आई माइनस ई 60 डिग्री दे रखा है। और हमको पता है कि अंतः और बाह्य कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, इससे कभी ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो हमारे पास एक इक्वेशन पता है कि आई प्लस ई इक्वल टू क्या होगा, 180। ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है, ये हमको ऑलरेडी पता है थ्योरम के हिसाब से कि अंतः कोण का योग और बाह्य कोण का योग ये 180 डिग्री होता है। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू 240। तो हो जाएगा आई इक्वल टू हो जाएगा 120। ठीक है, मतलब आपका जो अंतः कोण आ गया वो आ गया आपका 120 डिग्री, और जो एक्सटर्नल कोण हो जाएगा, बाह्य कोण आएगा, वो कितना हो जाएगा 180 माइनस 120, ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, एक अंतः आपका आ गया 120, अब बाह्य आ गया 60 डिग्री। अब देखिए, तो यहाँ पे अगर आपको बहुभुज में भुजाओं की संख्या निकालनी है तो आप क्या करोगे ना, 360 को जो बाह्य कोण आया था ना इससे डिवाइड कर दोगे। मतलब 360 को क्या करोगे, 60 से डिवाइड कर दोगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6। मतलब बहुभुज में जो भुजाओं की संख्या होगी आपका 6 हो जाएगी। ठीक है, तो 6 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे। ठीक है, कैसे किया मैंने, पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे अंतर दे रखा है कि अंतः और बाह्य कोणों का अंतर 60 डिग्री दे रखा है। हमको ये पता है कि अंतः और बाह्य कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है। यहाँ से मैंने निकाल लिया कि अंतः कोण कितना आया 120। अगर अंतः 120 आया तो एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण 60 डिग्री होगा। और हमको क्या ये फार्मूला पता होता है, जैसे पता होता है ना कि मैं बोलूँ कि अंतः कोणों का योग का फार्मूला क्या होता है, n-2 इंटू पाई, ये अंतः कोणों के योग का फार्मूला होता है। ऐसे ही क्या होता है कि बहुभुज में अगर आपको भुजाओं की संख्या निकालनी है तो क्या करोगे, 360 को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, जो भी आपका एक्सटीरियर एंगल है ना, बाह्य एंगल है, उससे आप डिवाइड कर दोगे तो आपका भुजाओं की संख्या हो जाएगी। इसको मैंने 360 को ऊपर क्यों रखा, क्योंकि होता क्या है ना कि बहुभुज की भुजाओं का जो बहुभुज में अगर मान लीजिए 6 भुजाएं, ठीक है, 6 भुजाएं और एक एंगल जो 60 डिग्री बना रहा है ना, तो 6 गुणे 60 इक्वल टू होता है 360। कहने का मतलब ये है कि जो बाय एंगल की जो वैल्यू आई थी, ठीक है, बाय एंगल की जो वैल्यू आई थी, इनका अगर आप सम करोगे ना तो ये कभी भी 360 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कभी भी ज़्यादा नहीं होता है। देखिए इंटीरियर एंगल का सम 360 से कितना भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो एक्सटीरियर एंगल होता है, बाह्य कोणों का जो योग होता है ना, वो कभी भी 360 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता, हमेशा 360 डिग्री होता है। तो जब हमेशा ये 60 डिग्री होगा तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, एन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, 360 को हम क्या कर सकते हैं, जितना भी एक्सटीरियर एंगल होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो आपकी वैल्यू निकल आती है। ठीक है, तो आपकी बहुभुज में भुजाओं की संख्या निकल के आ जाती है। तो यहाँ पे निकल के आ गया था 6। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस यहाँ पे आपको अगर जिसको फार्मूला ये पता है वो फार्मूला से निकाल लेगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो रिपीट करके देखिए, फिर से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है कितनी, ये तो क्या होगा, असंख्य होगा, इनफाइनाइट होती है। कैसे, ये एक मान लीजिए सरल रेखा है, इस पर कितने बिंदु भी आप बना सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी बनाइए ना, ये इनफाइनाइट लाइन है, ये तो लाइन का कोई लिमिट नहीं है। ऊपर से ये बिंदु कितने भी बिंदु बना दीजिए, कोई लिमिटेशन थोड़ी ना है, कहीं भी आप कोई बिंदु बना दीजिए, बस ये क्या होना चाहिए, लाइन पे होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब एक नंबर ऑफ पॉइंट्स कितनी बना सकते हो एक स्ट्रेट लाइन पे, हो सकता है इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये रहा यूपी टेट 2019 का क्वेश्चन। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन किया है, सबका ट्रिक भी बताया है, और जहाँ पॉसिबल हुआ डिटेल सोल्यूशन वहाँ डिटेल सोल्यूशन भी डिस्कस किया है। तो आई होप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।